रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना काल जमकर कहर बरपा रहा है। क्रिसिल की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि इस साल घरों की बिक्री में भारी गिरावट आ सकती है। डिमांड घटने से घरों की कीमतों में भी कमी आने का अनुमान क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में है। रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना किस तरीके से कहर बरपा रहा है, इसका अंदाजा क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में लगाया गया है। क्रिसिल रिसर्च का दावा है कि कोरोना की वजह से लागू हुए लॉकडाउन और फिर इकोनॉमी में आई गिरावट से घरों की बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक 2020-2021 में घरों की बिक्री में 50 से लेकर 70% तक गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि घरों की कीमत में भी 5 से 15% तक की कमी आएगी। क्रिसिल के मुताबिक घरों की डिमांड में आने वाली इस कमी की भरपाई डेवलपर्स पहले से बेचे गए फ्लैट्स के कनेक्शन से कर पाएंगे। दरअसल फ्लैट्स के ज्यादातर ग्राहक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान यानी कि CLP लेते हैं। CLP में जिस हिसाब से बिल्डिंग का निर्माण होता है उसी हिसाब से ग्राहक या लोन देने वाला बैंक डेवलपर को रकम देता रहता है। फिर भी बगैर नए फ्लैट्स बेचे निर्माण जारी रखना मुश्किल नहीं है। हालांकि डेवलपर्स का मानना है कि इस मुश्किल दौर से वो जल्द ही निकल जाएंगे। वो डेवलपर्स जिनकी अदर सोर्स से इनकम थी वो अब भी सरवाइव कर पा रहे हैं। छोटे डेवलपर्स ज्यादा हिट किए हैं। बड़े डेवलपर्स में जैसे लीजिंग है, मॉल ऑपरेशन है, इनकी ये भी एक इनकम का सोर्स उनके लिए होता है। फिर जो मार्केट में ट्रस्ट डेफिसिट बना है उसका इम्पैक्ट बड़े डेवलपर को फायदा मिला है और छोटे डेवलपर्स को नुकसान मिला है। कुछ डेवलपर्स नए और ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान बना के डिस्काउंट्स दे रहे हैं। इन सब अच्छे पेमेंट ऑफर्स और प्राइसिंग ऑफर्स की वजह से रियल एस्टेट की सेल बढ़ रही है। अगर इस मायूसी के बीच समझा जाए कि ये घर खरीदने के लिए कैसा वक्त है तो उसका भी जिक्र क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। क्रिसिल के मुताबिक होम लोन की ब्याज दरें इस वक्त अपने सबसे न्यूनतम स्तर यानी 6.7% पर हैं। कीमतों में डेवलपर्स पहले ही डिस्काउंट्स और ऑफर्स के बहाने 8 से 12% तक की कमी कर चुके हैं। इस सबसे घरों की कीमत में 10 से 30% तक की कमी आ चुकी है। ऐसे में जिनके पास पुख्ता नौकरी या आमदनी का इंतजाम है या जो लोग भरपूर नकदी लेकर बैठे हैं वो घरों की इस सेल में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस भी प्रोजेक्ट में वो घर लेने जा रहे हैं वो तैयार होना है कि नहीं। डेवलपर्स की साख का इसमें बड़ा रोल होगा। अगर हम रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें, डेवलपर्स की बात करें, तो वो भी इसके चलते काफी नए स्कीम्स, नए ऑफर्स और पेमेंट प्लान्स लेके आ रहे हैं कस्टमर्स को लुभाने के लिए, डिमांड को वापस लाने के लिए। डेवलपर्स के पास भी एक ही तरीका है कि वो लोग जो अभी भी इस हैसियत रखते हैं कि पेमेंट कर सकें, उन लोगों को अट्रैक्ट करें और कुछ सेल्स करें जिससे उनके पास बहुत ही जो अभी फिलहाल जरूरत है उनको कैश फ्लो आने की वो शुरू किया जाए। वैसे ये भी मुमकिन है कि जो 30 से 50% लोग घर खरीदने आ रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके पास रकम की व्यवस्था है। बाकी लोग जो इस मार्केट से किनारा कर रहे हैं उनके ऊपर फिलहाल नौकरी जाने, सैलरी कट करने का संकट मंडरा रहा है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में मंदी से परेशान भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ की डोज मिल सकती है। ये रकम भारत में मौजूद शत्रु संपत्ति की बिक्री से हासिल की जा सकती है। शत्रु संपत्ति उन लोगों की है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान जा बसे। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलेश शाह ने यह सुझाव दिया है। भारत की तरक्की की तुलना पाकिस्तान से करना बेमानी है, लेकिन जब बात दुश्मनी निभाने पर आती है तो पाकिस्तान भारत से आगे निकलने की पूरी कोशिश करता है। ये अलग बात है कि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तान चतुराई दिखा जाता है और भारत फैसला लेने में देरी कर जाता है। ऐसा ही एक मामला शत्रु संपत्ति की बिक्री का है। शत्रु संपत्ति यानी वो संपत्ति जो उन लोगों की है जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे या फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन चले गए थे और वहीं की नागरिकता ले ली। पाकिस्तानी नागरिकों की ऐसी 9,280 संपत्तियां हैं, जबकि चीनी नागरिकों ने 126 संपत्तियां यहां छोड़ी हैं। भारत पाकिस्तान दोनों ने 1965 की लड़ाई के बाद शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाए। पाकिस्तान इस तरह की सभी संपत्तियां 1971 में ही बेच चुका है, लेकिन भारत इस मामले में उससे 49 साल पीछे है। इसे बेचने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने सुझाव दिया है।
शाह ने कहा है कि सरकार कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मौजूदा बढ़े हुए खर्चे को पूरा करने के लिए शत्रु संपत्ति को बेचने पर विचार करे। शाह के मुताबिक ये संपत्तियां बेचकर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा सकती है। कोरोना काल में हर सेक्टर पर मंदी का भयानक असर हुआ है। इसी मंदी के बीच ज्यादातर सेक्टर्स ने इस महामारी से खुद को बचाने और आगे बढ़ने का रास्ता भी खोज निकाला है। एफएमसीजी सेक्टर ने भी हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स के दम पर न केवल कारोबार जमाए रखा बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया। कोरोना काल में ज्यादातर सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। ई कॉमर्स सेक्टर के फायदे का असर ये हुआ है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंपनी 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टेज का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। वेस्टेज के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें वेस्टेज जैसी कंपनियों की बिक्री में 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर $2.47 अरब पर था। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट कोरोना के बाद फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली ऑनलाइन जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके करके ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के करके लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, बल्कि पैंडेमिक के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि अपने लिए एक सस्टेनेबल एंड वायबल सोर्स ऑफ इनकम देख सकें। एफएमसीजी में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस के बाद ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जबरदस्त रही। लॉकडाउन में तो घर में पकवान बनाने के लिए लोगों ने जमकर तमाम तरह के खाने पीने का सामान खरीदा। पिछले 4-5 महीनों में लोगों ने घर पे खाने के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। रेस्टोरेंट्स डाइन इन बंद थे और सेफ्टी रीजंस के चलते फूड डिलीवरी भी काफी कम हो गई थी। कंज्यूमर्स ने अपने फेवरेट फूड को काफी मिस किया और इसके चलते घर पर बहुत एक्साइटिंग डिशेस बनाए, जैसे सैंडविचेस, बर्गर्स, रैप्स, पिज्जा और पास्ता। ग्रोसरी की डिमांड का अभी तक ये असर है कि जियो मार्ट से मुकाबला करने के लिए सभी ई कॉमर्स कंपनियां सितंबर के आखिर से दिवाली तक दाल चावल के कारोबार से जियो से टकराएंगी। इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, उसमें फ्लिपकार्ट ने वॉइस एनेबल सर्च विकल्प शुरू किया है। अमेज़न ने अपनी पेंट्री सर्विस को 300 शहरों तक बढ़ा दिया है और 5 शहरों में फ्रेश फूड सेवा लॉन्च की है। मार्केट लीडर बिग बास्केट अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करने जा रहा है। ग्रोफर सितंबर के आखिर से दिवाली तक इवेंट आयोजित करेगा। हालांकि मामला केवल ई कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले या इनकी ग्रोथ तक सीमित नहीं है। जियो मार्ट के मॉडल को देखते हुए कंपनियां अब लोकल दुकानदारों को भी अपने नेटवर्क में शामिल करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बना रही हैं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।